Hello everyone, this is Neha Soni and I am your social science teacher, and yes, we have started with history from class 6 and we have completed our chapter number 1, 2 and 3, and now on this video we are going to start our chapter number 4, and the name is this chapter is What Books and Burials Tells Us. So my dear students, what are we going to study in this chapter? We will talk about the oldest book in this world. We have found the evidence of this book, and we will talk about the languages, how the languages have been evolved, and we will talk about the rajas, dasis, slaves and others. So here we begin, and each and every chapter is started and introduced by a young boy or a girl. So here you can see a young girl is Mary. So हम मैरी की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. As the bell rang, the teacher asked the students to follow him. जैसे आप स्कूल्स में होते हैं और अचानक से बेल बजती है और टीचर्स ने अपने बच्चों से कहा कि चलिए मेरे साथ चलिए, बिकॉज दे वर गोइंग टू लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम. और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी जो बच्चे हैं ये फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी में जा रहे हैं. लाइब्रेरी आपने भी देखी होगी आपके स्कूल्स में. सो यहाँ पे उसी लाइब्रेरी का जिक्र हम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी किताबें हमें पढ़ने को देखने को मिलती हैं. When Mary is a young girl, you can see over here, and Mary stepped inside. She found that the library was much larger than their classrooms. भाई लाइब्रेरी जो है वो क्लासरूम से बहुत बड़ी होती है, वहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी होती हैं बहुत सारे कपबोर्ड्स में. सो जैसे ही मैरी अंदर घुसती है उसने देखा जो लाइब्रेरी है वो उसके क्लासरूम से बहुत बड़ी है. And there were so many shelves and all full of books. और वहाँ पे बहुत सारी जो अलमारीज़ हैं, जो शेल्फ्स हैं, वो बुक से भरी हुई है. नेक्स्ट, in one corner was a cupboard filled with large old volumes. और एक जो उसने देखा वहाँ पे जो पुरानी जो संस्करण है, जो पुरानी ओल्ड वॉल्यूम्स हैं, जो पुरानी किताबें हैं, उससे भरी हुई एक कपबोर्ड उसे दिखाई दी. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said. अब उसे देखते हुए टीचर ने बोला, देखिए, the cupboard has very special books on different religion. So अब टीचर मैरी से क्या बोलती है, मैरी बेटा ये जो कपबोर्ड में जो बुक्स हैं वो बहुत सारे विभिन्न विभिन्न धर्मों के ऊपर लिखी हुई धार्मिक किताबों से लिखी हुई हैं. Did you know that we have a set of Vedas? What are the Vedas? Yes, the question of Mary that what are the Vedas? So Mary wondered, और यही क्वेश्चन हमारा भी वेद क्या होते हैं. So we will talk about the Vedas in this chapter. So आप देखिए जैसे ही लाइब्रेरी में मैरी जाती है उसके दिमाग में क्वेश्चन रह जाता है कि what are the Vedas? So here we discuss about the Vedas. First of all, my dear students, we have found the oldest text in this world, and that is from the northwest of this subcontinent. And if we talk about the oldest one, the Vedas are the oldest text in our world. And वेद जो है ना, इन्हें किसी ने लिखा है, इन्हीं पुराने जो हमारे संत हैं, सेजेस हैं, ऋषिज हैं, उन्होंने लिखा है, और वे हैं वेद व्यास जी. इन्होंने वेद को लिखा है. And Vedas are four. Like if we talk about, first is Rig Ved, Yajur Ved, Sam Ved and Atharv Ved. Okay, so what is in this Vedas? So ये जो वेद हैं इनमें सभी में डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलता है. इफ़ वी टॉक अबाउट ऋग्वेद में बहुत सारे जो मंत्र हैं वे देखने को मिलते हैं. इनमें बहुत सारी जो प्रेयर्स होती हैं गॉडेस को और गॉड को हमारे तरफ आकर्षित करने के लिए, हमारे ऊपर गॉड को प्रेज करने के लिए, वो इसमें लिखी हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट यजुर्वेद, जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ और जितने भी जो रिचुअल्स हैं और जिस तरह से वे किए जाते हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट सामवेद, जो सामवेद में म्यूज़िक के बारे में लिखा हुआ है और ये सारे जो है मंत्र फॉर्म में इनमें मिलता है कंटेंट जो है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट अथर्ववेद, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दीज. ओके, इसमें क्या है, जो भी रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, उन्हें कैसे हमें करना है, किस चीज़ के लिए क्या वे रहेगा, वो हम इस अथर्ववेद में देखने को मिलता है. मीन्स
कर्मकांड आप ले लीजिए, अंधविश्वास के बारे में भी हमें अथर्ववेद में पूरी जानकारी देखने को मिलती है। तो आप यहाँ से क्या समझे, यहाँ से हमने देखा कि जो वेद हैं वो सबसे ओल्डेस्ट है, और वेद कहाँ लिखे गए थे, इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। एंड Rigved. If we talk about the first Ved, the oldest Ved was Rigved, and it is the oldest Veda which was composed about 3500 years ago. Yes, my dear students, we have discussed about Rigveda in our earliest chapter. Okay, so Rigved जो है ये कब लिखा गया था, अराउंड 3500 ईयर्स अगो। जब वो लिखा नहीं गया था, उसे कंपोज किया था, उसके जो मंत्र हैं वो जो व्यास ऋषि हैं उन्होंने बनाए थे। अब लिखा तो जा ही नहीं सकता था, उस समय जो है वहाँ पे हमारे कुछ अलग फॉर्मेट थे जिससे ये चीज़ें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, और वो होती है बाय हियरिंग। ओके, तो वॉट एवर यू हर्ड आपको उसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करना होता है। सो ऋग्वेद में जो भी मंत्र मिलते हैं वे जो प्रिस्ट होते हैं हमारे, वे नेक्स्ट जनरेशन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। सो हियरिंग मेथड वहाँ पे चलता है, एंड its language is old Sanskrit. So next, if we talk about so here you can see 4 Vedas like Rigved, Yajurved, Samved and Atharvaved, and we have to talk about Rigved. So there are more than 1000 pairs in the Rigved which are called Suktas. So बहुत सारे मंत्र लिखे। अब देखो ये क्या है, माइथोलॉजी से हम इसको रिलेट करेंगे। जब आपने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया था अराउंड 3600 ईयर्स पहले, तो उसके बाद में क्या हुआ था, एक नई जो क्लाइंट्स थे, छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स थे, वो वहाँ पे बनने लगे थे, और उनमें से अधिकतर जो है फॉरेस्ट में क्लाइंट्स बनने लगे थे। अब वहाँ पे क्या होता था, जो सेजेस होते थे वे प्रेयर करते थे, वे उनके कुछ वो गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते थे, तो इस वजह से उन्होंने वेद की रचना की और इसमें बहुत सारे मंत्र लिखे, बहुत सारी स्तुतियाँ लिखी हैं, और सुक्ताज इन्हें बोला जाता था। ठीक है ना, बहुत सारी जो प्रेयर्स लिखी हैं ऋग्वेद में, जो कंपोज किया गया था उस समय, और उन प्रेयर्स को हम क्या बोलते हैं, सुक्ताज बोलते हैं। सुक्ताज मीन्स वेल स्पोकन। सो जो भी एक ऋषि जो है अपने शिष्यों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ तो आप उसे प्रॉपर अच्छे से सुन रहे हैं, उसी तरह से उस वर्क जो था ना, हियरिंग मेथड चलता था। एक पीढ़ी जो है, एक जनरेशन जो है, वो नेक्स्ट जनरेशन को जो मंत्र हैं, जो सुक्ताज है, वो सुनाती थी। दे विल रिसाइट इट एंड द अदर वन हैव टू मेमोराइज इट। सो the hymns are composed by sages, or you can say rishis, in praise of god and goddess. So उनके जो मंत्र थे मेनली 3 जो गॉड थे उस समय के, अग्निदेव, सोमदेव और ये जो इंद्रदेव हैं, जो इंद्रदेव बारिश करते हैं। और अग्नि, आज भी आप देखते होंगे गैस आप लाइटर से ऑन करके देखते हैं कि हाँ हम फायर की पूजा नहीं करते, नहीं, हम फायर की अभी भी पूजा करते हैं। आपने देखा होगा ये जो यज्ञ जो है ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, बहुत सारी सेरेमनीज़ जो होती हैं, शादी विवाह आदि में भी यज्ञ किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं। सो mainly dedicated to the 3 gods, first Agni, Indra and Som. So here you can see Agni, the god of fire. ठीक है ना, तो हम जो फायर है उसकी उस समय के जो हमारे जो लोग थे, जो वैदिक संस्कृति के लोग थे, वे अग्नि देवता को पूजा करते थे। एंड वी वर्शिप इंद्रदेव ऑल्सो, एंड इंद्र वॉज द गॉड ऑफ वॉर। सो जो उस समय के ये जो है ना, एज लाइक लीडर थे, देवताओं के भी देवता कहे जाते थे, सेनापति कहा जाता था इंद्र देवता को। और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे तीनों जो मेन देवता थे, जो मेन गॉड थे, वहाँ पे 3 गॉड्स, अग्नि, इंद्र एंड सोम। सो जो इंद्रदेव हैं वे वॉर के देवता थे, युद्ध के, लड़ाई के। तो जो अधिकतर जो कबीले के लीडर्स थे, अगर इफ़ दे हैव टू कॉन्कर द अदर्स लैंड, सबसे पहले वे यज्ञ इत्यादि जो है ना उन्हें ऑर्गेनाइज करते थे। और उस समय वे किसको प्रेज करते थे, अग्निदेव को प्रेज करते थे, इंद्रदेव को प्रेज करते थे। एंड द थर्ड वन इज सोम। सो सोम देवता भी थे वहाँ पे, है ना। एंड सोम इज़ अ स्पेशल प्लांट, एक विशेष जो है ना पौधा होता है, एंड फ्रॉम विच स्पेशल बेवरेजेस वॉज मेड, लाइक वी कॉल सोम रस का पान करेंगे। आपने माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखे होंगे ना, पौराणिक सीरियल्स आप टीवी में देखते हैं, उसमें क्या होता है, देवी देवताएं जो हैं, राक्षस और इनके बीच में भी लड़ाई होती है सोम रस के लिए। सो सोम रस भी उस समय एक ड्रिंक था
वो बहुत ही पॉपुलर था उस समय की वहाँ के लोगों में। सो ये लोग मेन मुख्यतः हमारा जो कल्चर है इसमें पहले इन 3 देवताओं की पूजा की जाती थी। अगर हम बात करें, दीज हिम्स वर कंपोज बाय वैदिक सेजेस, हमने अभी देखा था कि जो हिम्स हैं, जो मंत्र हैं, जो सूक्तास हैं, वो किनके द्वारा बनाए गए हैं, किनके द्वारा कंपोज किए गए थे, जो वैदिक सेजेस थे, जो सेंट्स थे, हमारे जो संत थे, उनके द्वारा कंपोज किए गए थे। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज, लर्न एंड टॉट बाय मैन। सो यहाँ से क्या होता है, पैट्रियार्की भी देखी जा सकती है। मोस्ट ऑफ द थिंग वर डूइंग बाय द मैन ओनली। सो while some hymns were also composed by women, ऐसा नहीं है कि ओनली बस पैट्रियार्की ही था वहाँ पे, सिर्फ मैन ओरिएंटेड सब कुछ होता था, कुछ विमेन भी थी जिन्होंने भी हिम्स लिखे हैं। और आप देख सकते हैं जो हियरिंग मेथड की मैं बात कर रही थी कि लाइक एक जो हमारे सेजेस होते हैं वो अपने जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने जो मंत्र हैं, अपने जो सुक्ताज है वो रिसाइट करते हैं, और फिर जो अदर है वो उसे सुनते हैं, उसे मेमोराइज करते हैं, और फिर नेक्स्ट जनरेशन को भी वे इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। बिकॉज उस समय जो है ना राइटिंग मेथड था ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था, उन्हें सुनना पड़ता था ध्यान से और उसे याद करना पड़ता था। उन मंत्रों से ही वे स्तुति करते थे और स्तुति से उन्हें पावर मिलती थी, ऐसा उनका मत था, ऐसा उनका विश्वास था। दे बिलीव इन गॉड। ओके, सो वैदिक नॉलेज वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू श्रवण विधि। यस, जो मैंने आपको बताया हियरिंग मेथड, श्रवण विधि इसको बोला जाता था, जो एक पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यानी जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को जो भी वैदिक नॉलेज थे, वेद मीन्स नॉलेज, जो भी नॉलेज थी उस समय उन्होंने जो भी वहाँ की सोसाइटी से जो भी कुछ सीखा, तो वो सभी चीज़ें उन्होंने अपने उन मंत्रों में लिखी, और ये जो मंत्र हैं ये श्रवण विधि से ट्रांसफॉर्म किए जाते थे। That is, the Rig Veda was used to recited and heard, not read. इसी वजह से जो ऋग्वेद है ना, क्योंकि ये बहुत सालों पहले कंपोज हो गया था, सबसे पहले द ओल्डेस्ट कंपोजिशन वाज ऑफ द वेदास। सो ये क्या है, ये बहुत सालों पहले कंपोज हो गया था पर लिखा नहीं गया था। तो क्या होता है ना, इसे रिसाइट मेथड से और हियरिंग मेथड से आगे पहुंचाया गया, इसे पढ़ा नहीं जा सका। एंड इट वाज रिटन फॉर द फर्स्ट टाइम several centuries after its creation, means जब ये कंपोज हो गया तो उसके भी बहुत शताब्दियों बाद, after so many centuries it was created on the manuscript, right? आपने देखी होंगी ना मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में, हमने पढ़ा था हमारे अर्लियस्ट चैप्टर्स में। सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स किसके ऊपर लिखी जाती थी, बार्क ऑफ ए बर्च ट्री, एंड आपने देखे पाम ट्री लीव्स के ऊपर भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाई गई थी। तो जब ये जो कंपोजिशन हुआ था ऋग्वेद का, उसको लिखा कब गया था, उस कंपोजिशन के काफ़ी सालों बाद, काफ़ी शताब्दियों बाद में उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे लिखा गया। और इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रिंटिंग, तो द वर्क ऑफ प्रिंटिंग इट वाज डन इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अबाउट 200 years ago। लाइक ये तो प्रिंटिंग अभी जब से स्टार्ट हुई अराउंड 200 सालों पहले, तब इन्हें प्रिंट में किया गया है। उससे पहले तक जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो कहाँ प्रिजर्व की जाती है, मॉनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में हम उन्हें प्रिजर्व कर चुके हैं। लेकिन सम ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड एंड हैज़ बीन ईटन बाय सम इंसेक्ट्स, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा सर्वाइविंग नहीं होती है। इंस्क्रिप्शंस तो भी हमने पढ़े थे, वो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं तो वो सर्वाइविंग होते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो सॉफ्ट सरफेस पे होती है, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा सर्वाइविंग नहीं हुई, और हमारी जो बहुत सारे जो वैदिक नॉलेज वाले जो सूक्तास थे वो तो डिस्ट्रॉय भी हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज की, द लैंग्वेज ऑफ ऋग्वेदा, सो द लैंग्वेज ऑफ ऋग्वेद वाज प्राक संस्कृत, और यू कैन से वैदिक संस्कृत। एंड नाउ अब आप देखेंगे जो लैंग्वेजेस है ना वो कैसे इवॉल्व होती हैं। हमने बहुत सारी लैंग्वेजेस देखी हैं, और अभी तो हमारी जो वर्ल्ड है इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो पहले जो वैदिक टाइम पे जो वैदिक संस्कृति थी, उसमें संस्कृत जो लैंग्वेज थी उसका एक डिफरेंट रूप, ओल्ड संस्कृत, वैदिक संस्कृत और यू कैन से प्राक संस्कृत बोली जाती थी, और उसी में ही ये जो ऋग्वेद है ये कंपोज किया गया था। जो मंत्र है ना, हालांकि उसे हम पढ़ सकते हैं बट इट वॉज डिफरेंट, जो आप अभी स्कूल्स में पढ़ते हैं ना उससे वो डिफरेंट होती है, ठीक है।
तो अब हम देखेंगे संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में कि लैंग्वेजेस कैसे इवॉल्व हुई। जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है ना, सो उसके साथ साथ ही क्या होता है, लैंग्वेजेस में भी मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। आप देखते हैं हमारे जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, वो जो उनका लैंग्वेज था और जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। तो अब देखते हैं, The Sanskrit language is a part of the Indo-European language family। जो संस्कृत है ना वो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। अब इंडो यूरोपियन क्या है? इंडो मीन्स जो इंडिया से रिलेट करती है एंड यूरोपियन मीन्स जो यूरोप से रिलेट करती है। और आप तो जानते हो यूरोप क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। सो जो संस्कृत है it is a part of Indo-European family, language family, and many other languages derived from this family. So we are talking about, if we talking about the Indian languages like Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi. So these are some languages of India and ये कहाँ से डिराइव्ड हुई है? ये जो हमारा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली है यहाँ से ली गई है। इफ़ आई टॉक अबाउट एशियन लैंग्वेज लाइक पर्शियन, सो ये भी इसका ही पार्ट है। ओके, एंड सम अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश, ये भी जो लैंग्वेजेस हैं ये इसी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली के पार्ट हैं। तो ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं, अब आप कहेंगे कि ये इंडो यूरोपियन कैसे हो सकता है, संस्कृत तो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में था। तो हमने बात की थी आर्यंस के बारे में, बिकॉज जब हमने देखा था द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, अगर हम बात करें यहाँ पे जो जीसस का बर्थ हुआ उससे पहले के अगर हम चलते हैं तो लाइक 2 million years ago when the traces were found about humans, जब से हम यहाँ पर आ चुके हैं अराउंड BC, मीन्स अभी हम हैं 2021 में, तो ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स तो यही हो गए और फिर ये 1500 ईयर्स ये हो गए, तो ऑलमोस्ट जो पीरियड है लाइक 3600 ईयर्स अगो हम यहाँ की बात कर रहे हैं। अभी वैदिक संस्कृत की यहाँ की बात कर रहे हैं, द अर्ली वैदिक पीरियड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस थी मे बी शायद जो आर्यंस थे उनके द्वारा यूज़ की जाती थी, बिकॉज ऐसे भी कहा जाता है कि जो आर्यंस थे उन्होंने ही हिम्स लिखे थे, उन्होंने ही वेद लिखे थे। और कुछ कंट्रीज़ दावा करते हैं कि भाई आर्यंस हम लोग थे, इंडियंस दावा करते हैं कि आर्यंस हम थे। तो हो सकता है जैसे वो आपने पढ़ा था ना, पीपल केम हियर अक्रॉस द फ्रंटायर्स, नेचुरल फ्रंटायर्स जो हमारे हैं, माउंटेन, सीज एंड अदर थिंग्स। सो कुछ लोग बाहर से आए थे, मिडिल ईस्ट से आए थे एंड कुछ लोग यहाँ से बाहर गए थे। तो ऑल ऑफ द टाइम क्या बात क्या है, जो भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा था ना उसके साथ हमारी लैंग्वेज जो है वो भी ट्रांसफ़र होती थी, और इस तरह से जो लैंग्वेज है ना इट बिकम द पार्ट ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली। सो अब हम देखते हैं कि जो लैंग्वेजेस फैमिली है ना ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करती है, उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। सो दे आर कॉल्ड अ लैंग्वेज फैमिली बिकॉज दे इनिशियली हैड मैनी वर्ड्स इन कॉमन। उनके कुछ कॉमन वर्ड्स थे जो जो लैंग्वेज फैमिली है ना उनमें हमें देखने को मिलते। कैसे? एग्जाम्पल देखो, मातृ वर्ड यूज़ किया जाता है हमारी मम्मा के लिए संस्कृत में। तो संस्कृत में क्या बोलते हैं मम्मा को? मातृ बोलते हैं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं, माता जी बोलते हैं। और अगर हम बात करें इंग्लिश की तो उसमें एक वर्ड मिलता है हमें मदर। सो इस तरह से ये जो वर्ड्स है ना कॉमन है इन तीनों लैंग्वेज में, जो ये माँ है, मदर है और मातृ है ना, ये कॉमन वर्ड्स है और इस तरह से ये लैंग्वेज फैमिली के अंदर बोले जाते हैं। नेक्स्ट, सो नाउ हम बात करें अदर लैंग्वेजेस के। सो लैंग्वेजेस फ्रॉम अदर लैंग्वेज फैमिलीज आर आल्सो स्पोकन इन दिस सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पे और भी अदर लैंग्वेज फैमिलीज़ की जो लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें, द लैंग्वेजेस ऑफ द तिब्बत बर्मा फैमिली आर स्पोकन इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, जो स्टेट है ना, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज फैमिली की लैंग्वेजेस बोली जाती है? तिब्बत बर्मा। जो बर्मा है ना वो म्यांमार बोला जाता है उस कंट्री को। अब इन दोनों की, तिब्बत और म्यांमार के बीच के जो भी स्टेट्स हैं, जो भी रीजन्स आते हैं ना, वहाँ पे ये लैंग्वेज फैमिली की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम आर लैंग्वेजेस ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। जो साउथ इंडिया है ना हमारा, यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती है ना वो द्रविडियन लैंग्वेजेस में काउंट की जाती है। अगर हम बात करें जैसे जो हमारा तमिल है,
तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है। तो ये जो लैंग्वेजेस है ना, 4 लैंग्वेजेस, ये द्रविडियन लैंग्वेजेस में इंक्लूड होती हैं। और अभी हम जो वैदिक संस्कृति की बात कर रहे हैं वो इस यहाँ की बात कर रहे हैं। मीन्स जो बुक्स है ना, जो हमारा जो चैप्टर का हेडिंग है व्हाट बुक्स टेल अस, सो बुक्स जो मिली हैं वो कंटेंट हमें इस जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है और जो नॉर्थ वेस्ट है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इस एरिया की बातें तो हमें बुक से पता चल जाएंगी, और इसके साथ साथ पैरेलल ही जो है ना अदर जगह पे भी, अदर जो एरियाज थे ना इस सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहा था। तो उनकी बातें हमें कौन बताएगा? यहाँ के लिए हमें रिटर्न सोर्सेज उतने समय पहले के नहीं अवेलेबल है। यहाँ के बारे में हमें बताएंगे बरियल्स। सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन लेटर। सो फर्स्ट अभी हमने देखा कि जो लैंग्वेजेस हैं वो बहुत सारी लैंग्वेज फैमिली जो मिक्स होता है ना उसका मिक्सचर से भी बोली जाती है। हमने बात करी थी इंडो यूरोपियन फैमिली की, तिब्बत बर्मा फैमिली की, और यहाँ पे हमने देखा द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। एंड नेक्स्ट वेयर एज द लैंग्वेजेज इज स्पोकन इन झारखंड। अब जो झारखंड है ना इन सेंट्रल इंडिया, वहाँ पे एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से यहाँ की जो रीजन्स की जो लैंग्वेज है वो यहाँ ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है। तो देखा आपने हमारे एक ही सब कॉन्टिनेंट में कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं ना। अभी आपने देखा सिंधी जो है, सिंधी लैंग्वेज है वो ऑल ओवर इंडिया में बोली जाती है, पंजाब में प्रांत में अलग बोली जाती है, पर्शियन है जो ईरान साइड में बोली जाती है। तो सो मिक्सअप है और ये लैंग्वेजेस फैमिली एक दूसरे से रिलेट करती है। तो बहुत सारे जो वर्ड्स हैं ना वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ओके, अब देखते हैं जो हिस्टोरियंस हैं इन्होंने ऋग्वेद को कैसे पढ़ा। भाई उस समय कोई रिटन सोर्सेज तो थे ही नहीं, तो फिर हिस्टोरियंस ऐसा क्या चमत्कार करते थे कि उन्होंने ऋग्वेद को पढ़ लिया। हाउ दे कैन स्टडी अबाउट ऋग्वेद। सो हम ये देखेंगे कि उन्होंने कैसे स्टडी किया। So some hymns of Rig Veda are in the form of conversation. So जो मैंने आपको बताया था ना जो डायलॉग्स होते थे, लोग आज भी हम लोग जो है ना गाय की पूजा करते हैं, गाय हमारी माता है ना, और हम लोग पत्थरों को पूजते हैं दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा। तो हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को भी हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ये सब हमारा कल्चर है। सो ये कल्चर कब से इवॉल्व हुआ? जब से जो हमारी वैदिक संस्कृति है ना यहाँ से कल्चर इवॉल्व हुआ। तो जो हिस्टोरियंस है ना इन्हें क्या हुआ, इन्हें क्या मिला, इन्हें कुछ डायलॉग्स मिले थे, कुछ मंत्रों के, कुछ देवी देवताओं के, कुछ संतों के, कुछ जो नदियाँ हैं उस समय उनके, और जो संत थे ना उनके बीच में भी डायलॉग्स होता है। जैसे आपने कुछ डायलॉग्स वाली चैप्टर्स पढ़े होंगे ना, राम एंड श्याम बोल रहा है, कभी मोहन और सोहन बोल रहे हैं, सीता और गीता बोल रहे तो पहले मोहन बोलेगा फिर सीता बोलेगा। सो ऐसा ही कुछ उनके बीच में भी डायलॉग्स होते थे, और उन डायलॉग्स के थ्रू मीन्स क्या होता है, एक तो जो एक्सीवेटेड रिटन मटेरियल होता है उससे वो बता सकते हैं। हिस्टोरियंस कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टडी के बारे में हमने पढ़ा था हमारे अर्लियर चैप्टर में। एक तो रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, रिमेन्स ऑफ एविडेंसेस ऑफ एंड ट्रेसेस, इनसे वो पता लगा सकते हैं, और कुछ रिटन मटेरियल भी उन्हें मिलता है। सो जो हाइम्स है ना, हिम्स, इनके थ्रू भी उन्होंने ऋग्वेद के बारे में पता लगाया। सो दिस डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र। अब देखते हैं, हम एक डायलॉग पढ़ेंगे विश्वामित्र के बारे में। विश्वामित्र का डायलॉग हो रहा है टू रिवर्स, विद टू रिवर्स व्यास एंड सतलज। सो जो व्यास एंड सतलज हमने पढ़ा था ना, व्यास एंड सतलज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। सो इस डायलॉग में जो है ना इंडस रिवर का भी उल्लेख है, सरस्वती नदी का भी उल्लेख है, गंगा और यमुना का भी एक बार उल्लेख मिलता है, पर यहाँ पे ज़्यादातर हमने जो डायलॉग देखा ये इन विश्वामित्र और व्यास और सतलज नदी के बीच में होने वाला है। एंड सतलज एंड व्यास वर्शिप्ड एज द गॉडेस इज द पार्ट ऑफ वन सच हिम। सो इस हिम में जो है ना ये इन दोनों नदियों को देवता और देवियाँ मान के जो हमारे जो संत है ना विश्वामित्र जी, इन्होंने इनसे कुछ प्रार्थना की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, डायलॉग भी देख लेते हैं। सो डायलॉग बिटवीन विश्वामित्र एंड रिवर्स, ठीक है। तो आप देखो ना विश्वामित्र बोल रहे हैं, ये किन से बोल रहे हैं? दोनों नदियों से। कौन सी? व्यास एंड सतलज। ओ रिवर्स लाइक टू फ्लेमिंग काउज लीकिंग देयर काव्स। ओ नदियाँ, हे नदियों, आप जो कि अब इनकी देखो, इनको कंपेयर किससे किया? शाइनिंग काउज से, है ना। काउस जो एकदम वाइट कलर होता है काउस का, उनके अकॉर्डिंग जैसे रिवर का भी जो है ना कलर होता है पानी का, एकदम साफ़ सुथरा पानी है, और जैसे कोई गाय है जो लिक कर रही हो अपने काव्स को, उसकी तरह आप दिख रही हो। दूसरा, केम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स
विद द स्पीड ऑफ 2 एजाइल हॉर्सेज। अब देखो यहाँ से हमें ज्योग्राफी भी पता चलती है, नदियाँ कहाँ से निकलती है, माउंटेन से निकलती है, और किस स्पीड में निकलती है, द स्पीड ऑफ 2 एजाइल हॉर्सेज। लाइक आप दोनों जो ना, दो फुर्तीले जो घोड़े जो फटाफट दौड़ते हैं ना, तबड़िक तबड़िक करके, उनके जैसे आप भी निकलते हो, और आप माउंटेन से निकल रही हो, आपको बहुत तेज़ है, आपका फ्लो जो है ना बहुत फास्ट है। सो स्टिमुलेटेड बाय द पावर गिवन बाय इंद्र। अब देखो इंद्र को भी यहाँ पे हम रिलेट करते हुए चलेंगे सब कुछ। जो अब इंद्र है ना, ये जल के देवता भी हैं, बारिश होती है जो हम बोलते हैं ना, हे इंद्र राजा आप तो बस करो, बस बहुत हो गया, बारिश ज़्यादा हो गई, कई बार कम होती है तो हम इंद्र भगवान से प्रार्थना करते करते ना। तो अभी यहाँ से इंद्र जो देवता हैं, उनकी जो पावर दी हुई है ना इन दोनों नदियों को, उन दोनों के बारे में भी विश्वामित्र जी बोल रहे हैं। एंड you are flowing in the chariots towards the ocean। अब देखो यहाँ से फिर ज्योग्राफी का एक चीज़ पता चल रहा है, नदियाँ जो है माउंटेन से निकलती है और कहाँ जाती है, ओशन की तरफ जाती है, टुवर्ड्स द ओशन। सो और किस स्पीड में जाती है, जैसे रथ होता है ना, रथ की स्पीड में टुवर्ड्स द ओशन, तो ये सागर के अंदर मिल जाती है। तो ये भी हमें पार्ट पता चलता है। ऐसा नहीं है हिस्ट्री में सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है, हिस्ट्री में हम बायोग्राफी भी देखेंगे और बायोलॉजी भी देखेंगे, ज्योग्राफी भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। सो यू आर फुल ऑफ वाटर। सो नदियाँ क्या है, पेरेनियल सोर्स है ऑफ वाटर का। सो यू आर फुल ऑफ वाटर एंड यू वांट टू मीट विद ईच अदर, और आप दोनों जो है ना एक दूसरे से मिलना चाहते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें, रिवर्स की बात करते हैं। अब रिवर्स ने डायलॉग में क्या रिप्लाई दिया, वी मीन्स हम, हु आर फुल ऑफ वाटर फॉलो द पाथ मेड बाय द गॉड्स। अब हम जो है ना, हम उन पाथ को फॉलो करते हैं जो हमारे लिए गॉड ने बनाया है। गॉड कौन, इंद्र देवता, ठीक है। वी कैनॉट बी स्टॉप्ड वंस वी लीव। एक बार अगर हम फ्लो करने लग जाते हैं ना तो हमें कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा अग्नि के वेग को, वायु के वेग को और पानी के वेग, यानी जो उनका फ्लो होता है ना, इससे जल्दी से जो हम इंसान है ना, ह्यूमंस, हम इसे स्टॉप नहीं कर सकते। ओ ऋषि वाई आर यू प्रेइंग टू अस। तो हे जो संत महाराज, आप हमसे प्रे क्यों कर रहे हो। अब विश्वामित्र जी रिप्लाई करते हैं, ओ सिस्टर्स। अब देखो यहाँ पे नदियों को सिस्टर्स भी बोला है। हम भी तो बोलते हैं ना गंगा माता, यमुना जी, है ना। हम हरिद्वार जाते हैं, कुंभ जाते हैं, स्नान करते हैं बहुत सारी नदियों में, पवित्र नदियों में, हमें ऐसा लगता है बहुत बहुत स्पिरिचुअल सा, हमें अच्छी अच्छी वाली गुड गुड फीलिंग आती है। सो अब यहाँ पे इन्होंने देखो, नदियों से बात करना ही बहुत बड़ी बात है। वो नदियों से बात कर रहे हैं, उन्होंने बहनें बोल रहे हैं, लिसन टू मी द सिंगर्स प्रेयर। उन्होंने क्या कहा, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपके लिए जो गा रहा हूँ, मैं आपकी जो विनती कर रहा हूँ, मेरी बात को सुनो। आई हैव कम फ्रॉम फार अवे। मैं यहाँ बहुत दूर से आया हूँ। विद चैरियट्स, विद चैरियट्स। तो अब यहाँ पे देखो बार बार चैरियट्स चैरियट्स आ रहा है। मीन्स वो लोग जो है ना, उनका जो फेमस व्हीकल होगा, आई थिंक उस समय के जो लोग हैं वो चैरियट्स का ज़्यादा यूज़ करते होंगे। मीन्स रथ पे बैठ के, घोड़ा गाड़ी जो होती है ना, तो और एंड कार्ट्स, तो इसका यूज़ करते हैं। तो हमें ये भी चीज़ें पता चलती है कि भाई जो व्हीकल्स थे उस समय, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या क्या हो सकते हैं, चैरियट्स हो सकते हैं, हॉर्स कार्ट हो सकते हैं, बुलक कार्ट हो सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट लिफ्ट योर वाटर ऑन और एक्सेस सो दैट वी कैन सेफली क्रॉस इट। अब हम क्या है ना, उस समय ब्रिज तो होते ही नहीं थे, तो क्या है ना, हमें आपकी जो वाटर है, जो आपका वे है ना, उसमें से हमें आपको क्रॉस करते हुए आगे जाना है। तो आप जो है ना अपना पानी हम पे मत उछालो, हमें डुबाना मत, और हमें इजीली सेफली आपको क्रॉस करने दीजिए। ये प्रार्थना करी। अब रिवर्स जो है ना, इतनी प्रार्थना कोई करेगा, इतनी आपसे विनती करेंगे, तो रिवर्स भी हैप्पीली सेटिस्फाई हो गई और उन्होंने कहा ठीक है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू ऑल कैन गो अक्रॉस इट सेफली। सो आप क्या है ना, अब आराम से जा सकते हो, हमने आपकी प्रेयर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये जो डायलॉग था ना, ये मिला किनको, हिस्टोरियंस को मिला, आर्कियोलॉजिस्ट को मिला, और उन्होंने इसके थ्रू जो है ना बताया हमें कि भाई ऋग्वेद में इस तरह से लिखा है। और इससे सिर्फ ये डायलॉग के बारे में नहीं बताया, हमें ये पता चला कि जो वहाँ की उस समय जो वैदिक संस्कृति थी, जो वो लोग थे ना, उनका कितना बिलीव था गॉडेस में, जो सुपर नेचुरल पावर्स होती है उनके अंदर, वो लोग उनको कितना बड़ा मानते थे। और वो लोग जैसे गायों को, हॉर्सेस को वैल्यूएबल मानते थे, और रथ को तो इम्पॉर्टेंस देते थे ना। इस तरह से हमारा कल्चर जो है ना इवॉल्व हो रहा है। तो हिस्टोरियंस इस तरह से पता लगाते हैं। दिस हिम वॉज कम्पोज इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो। सो जो ये मंत्र है ना,
उस एरिया में बनाए गए थे, उस एरिया में कंपोज हुए थे जहाँ से क्या ये नदियाँ बहती है। हमने बात की थी ना इंडस रिवर और उसकी जो सहायक नदियाँ थी, ट्रिब्यूटरीज थी, तो ऑलमोस्ट इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, राइट। सो जो हिम्स है ना इस एरिया में कंपोज हुए थे। द सेजेस लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउज वर वैल्यूड एनिमल। तो अब देखो मैंने बात करते हुए बताया था कि अब इस बात से, इस डायलॉग से क्या पता चलता है, हॉर्सेज और जो काउज थे ना वो बहुत वैल्यूएबल एनिमल्स थे उस समय के। भाई आपको कैटल्स होगी तो आप जो है सेक्रीफाइसेस कर सकते हो घी से, ग्रेन से, हॉर्सेज होंगे तो आप युद्ध लड़ सकते हो। अब उस समय बहुत सारे जो ट्राइबल क्लाइंट्स थे, ट्राइबल ग्रुप्स थे ना, उन्हें क्या करना पड़ता था अपने सर्वाइवल के लिए, दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स को अटैक करना पड़ता था। उनकी ज़मीन, उनकी जो वेल्थ होता था, मनी होता था, उनके जो लोग होते थे उन्हें वे लोग जीत के लेके आते थे। तो इस तरह से वो अपना सर्वाइवल कर रहे होते थे। अब अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे आप देखो फिर से अगेन स्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट हैज़ बीन गिवन टू यू, आपकी बुक में भी दे रखा है इस तरह का। सो अ पेज ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद। सो इस तरह से ऋग्वेद का एक पेज मिला था हिस्टोरियंस को। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म फ्रॉम काश्मीर। कहाँ से मिला ये हमें? काश्मीर से। और काश्मीर का है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इज रिटन ऑन द बार्क ऑफ द बर्च ट्री। हमने देखा था बर्च ट्री विच ओनली ग्रोज इन हिमालयाज। सो बर्च ट्री की बात पे लिखा हुआ मिलता है। अब इसके बाद क्या होता है? इट वॉज यूज टू प्रिंट द ऋग्वेदा अबाउट 150 ईयर्स अगो। और जैसे प्रिंटिंग चालू हुई ना ऑलमोस्ट 150 to 100 ईयर्स अगो, उस समय इसके ऊपर उस ऋग्वेद जो मंत्र के रूप में बोले गए थे श्रवण विधि से, जितना जिसको याद रहा ना, उन्होंने इस मैन्यूस्क्रिप्ट पे उस चीज़ को लिखना स्टार्ट कर दिया था। प्रेजेंटली दिस मैन्यूस्क्रिप्ट इज़ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। अब जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट है ना, ये कहाँ देखने को मिलती है हमें? पुणे महाराष्ट्र में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे हम इस मैन्यूस्क्रिप्ट के पेज को और इसको हम देख सकते हैं। और हमने देखा भी था सम ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। सो इस तरह से हमने इनको प्रिजर्व भी कर रखा है, आप देख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल अ मैन्यूस्क्रिप्ट पेज हैज़ बीन गिवन टू यू इन योर बुक, सो यू हैव टू रीड दिस। अभी जो है ना इसकी लैंग्वेज क्या है? वैदिक संस्कृत की है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब हमने अभी जो डायलॉग पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था? हॉर्सेज एंड काउज आर द वैल्यूएबल एनिमल्स फॉर द वैदिक पीपल। सो अब हम बात कर ही लेते हैं कैटल की। तो कैटल में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं? काउ, बफेलो, शीप, गॉट एंड अदर। हॉर्सेज क्यों इतने वैल्यूएबल थे भाई? हॉर्सेज के थ्रू ही तो वो रथ को आगे लेके जाएंगे ना, और रथ से क्या करेंगे? युद्ध जीतेंगे, ठीक है। तो ये चैरियट्स के बारे में बात करनी है और कैटल के बारे में बात करेंगे और हॉर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अब देखते हैं। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर द अटेनमेंट ऑफ कैटल। कैटल को प्राप्त करने के लिए देवताओं से बहुत सारी स्तुतियाँ, बहुत सारी प्रेयर्स की हैं। एंड कैटल एंड चिल्ड्रन स्पेशली सन्स। क्यों? हमने बात की थी ना, मैंस यूज टू गो इन द वॉर। सो उस समय क्या था, जो पैट्रियार्की था वो ज़्यादातर बॉय जो है ना, बॉय चाइल्ड को कंसीव करना चाहते थे, और उसी को प्राप्त करने के लिए अटेनमेंट ऑफ द चिल्ड्रन स्पेशली बॉय दे प्रेयर टू द गॉड। सो नेक्स्ट उन्होंने हॉर्सेस के लिए भी प्रेज किए। उस जो मंत्र है ना उसमें अधिकतर प्रेज क्या होती है? अपने जो भी उन्हें अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है ना उसको फुलफिल करने के लिए वे देवी देवताओं से प्रे करते थे, और प्रे करते थे उसके बाद में वो युद्ध पे जाते थे, और उस प्रे का ही परिणाम होता था उनके अकॉर्डिंग कि वे जो है ना बैटल में जीत के आ जाते थे। और अब देखते हैं, सम हॉर्सेज वर यूज टू पुल चैरियट्स इन द बैटल। सो सम हॉर्सेज जॉग्ड टू द चैरियट्स। भाई हॉर्सेस के ऊपर जो चैरियट्स है ना उसको फिक्स करके फिर वो लोग चैरियट्स के साथ में बैटल के लिए जाते थे, युद्ध के लिए जाते थे। द बैटल्स वर मेनली फॉट ओवर लैंड। अब मैंने आपको बताया ना, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो क्लाइंट्स थे ना, उन्हें क्या करना पड़ता था अपने सर्वाइवल के लिए दूसरी जो ट्राइबल ग्रुप्स है ना उनकी लैंड को, उनके जो वेल्थ है उसको जीतना पड़ता था। तो अब ये जो युद्ध हुए वे क्यों हुए थे? रीज़न ऑफ द बैटल, the reason of battle are they have to mainly fought for land where good pastures were located and water sources and they capture people. So अब क्या है ना, जड़, ज़मीन और जोरू, इसके लिए युद्ध होते थे। ये चीज़ें हमारे इतिहास में बोली जाती है। सो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि लैंड जो है ना, ज़मीन
और जो चारागाह है, भाई कैटल आप लेके आओगे, कैटल क्या है, कुछ तो खाएगी, तो पेस्चर्स जो है ना वो इम्पॉर्टेंट थे, तो पेस्चर एरियाज़ को, उनकी लैंड को, वहाँ के जो लोग थे ना उनको भी वो कैप्चर कर लेते थे। और जो वाटर सोर्सेज था, भाई वाटर बहुत ज़रूरी है, भाई अधिकतर जो युद्ध है वो नदियों के आसपास हुआ है, नदियाँ जहाँ से जा रही हैं वहाँ का इलाका अगर हम हमारे अंदर कॉन्कर कर लेंगे तो भाई हम यहाँ के राजा हो जाएंगे। अब राजा बनना है तो हमें दूसरों को हराना पड़ेगा। सो इस वजह से क्या होता था, बैटल फॉर्म होते थे, और ये बैटल जो है ना मेनली किस वजह से लड़े जाते थे, लैंड के लिए, गुड पेस्चर एरियाज़ के लिए, वाटर सोर्सेज के लिए, और पीपल के लिए, मतलब लोगों को भी वहाँ से बंदी बना के लेके आ जाते थे और अपना सर्वेंट बना लेते थे। तो अगर हम बात करें आफ्टर बैटल क्या होगा, भाई आफ्टर बैटल आपने कोई प्रॉपर्टी जीती है, आपने कोई वेल्थ लिया है, तो अब उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। तो आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, द वेल्थ वॉन इन द वॉर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लीडर्स, में जिन्होंने युद्ध लड़ा, सबसे पहले जो नेता थे, जो बहुत ताकतवर और स्किलफुल थे, है ना, उन्होंने मेन पार्ट तो उन्होंने ले लिया। उसके बाद में प्रिस्ट जो उनके लिए यज्ञ करते थे, है ना, उनके लिए प्रेयर्स करते थे, हवन करते थे, उनको भी दिया। फिर किसको दिया, कॉमन पीपल में भी बांट दिया। तो जो भी जो वेल्थ आता था ना, लाइक जो भी कुछ आता था उसे वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ यज्ञ, जो भी यज्ञ के रूल्स होते थे ना उस अकॉर्डिंग कुछ उसमें से कुछ पार्ट, जैसे मानो अगर आपने ग्रेन जीता है तो आप ग्रेन को भी तो हवन में यूज़ करोगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने अगर पशु वहाँ से ले लिए, मैं जितने ज़्यादा कैटल में ले आऊँगी उतनी ज़्यादा मेरे पास में पावरफुल हो जाऊँगी मैं। तो इस तरह से वो युद्ध लड़े जाते थे, कैटल्स के लिए, हॉर्सेस के लिए, चैरियट्स के लिए। भाई अगर मेरे पास 1000 गायें हैं तो मेरे पास में सबसे ज़्यादा वेल्थ होगी। अगर मेरे पास में खूब सारे घोड़े हैं तो कोई मुझसे अगर युद्ध में लड़ाई करेगा तो मेरे वो रथ के रूप में घोड़े जो है मेरे लिए काम आएंगे। तो इस तरह से जो है ना वहाँ के जो लोग थे वो युद्ध लड़ते थे, और फिर आफ्टर बैटल दे डिस्ट्रीब्यूट ऑल द वेल्थ अमंग लीडर्स, प्रीस्ट एंड कॉमन पीपल अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ यज्ञ। सो यज्ञ के नियम के हिसाब से वो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। सम वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास। सो यज्ञास के बारे में अभी हमने यजुर्वेद में पढ़ा है ना, और अभी हम और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। सो जो भी यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे ना, तो उसमें जैसे घी है, आपके ग्रेन्स हैं, और समटाइम तो क्या होता था, एनिमल्स की बलि भी दी जाती थी, सेक्रीफाइसेस करते थे ना। और सेक्रीफाइस कौन कर सकता है, जो पावरफुल होगा, जिसके पास में वेल्थ होगा, तभी तो वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं ना गॉडेस के लिए। सो in this way some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offerings किस तरह की, मैंने अभी बताया ना, घी, ग्रेन एंड एनिमल्स जिनकी बलि दी जा सकती थी, were made into the fire। ऐसा नहीं है कि सीधा एनिमल्स को उसके अंदर डाल देते थे फायर के अंदर, ऐसा नहीं था। जो हवन सामग्री है वो हवन में, यज्ञ में यूज़ की जाती थी, और जो एनिमल्स थी उसके अगर कभी रिक्वायर्ड होता था तो उसकी सीधी जो है ना बलि की जाती थी। तो इस तरह से जो है ना, जो ऑफरिंग्स है ना किसके लिए की जाती थी, टू प्रे द गॉड, है ना, उन्हें मनाने के लिए और उनसे कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त करने के लिए, कैटल, चिल्ड्रन एंड अदर पावरफुल चीज़ें जो हमें प्राप्त करनी थी। तो उस समय के जो लोग थे ना, इनके मैथोलॉजिकल चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा साइंस नहीं लगानी है हमें, बट इस तरह से हमारा जो कल्चर है वो इवॉल्व होता है। और आज भी हम कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, हम अभी भी यज्ञ वगैरह करते हैं, स्तुतियाँ करते हैं ना, तो यहाँ से ये सब चीज़ें आती हैं। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, अभी हमने बात की थी, भाई उस समय ऐसा नहीं था कि लेडीज़ जो हैं वो या जो विमेन हैं वो पार्ट नहीं लेती थी, बट मोस्टली मैन टुक पार्ट्स इन वॉर्स। ठीक है ना, क्यों भाई, वो स्ट्रांग होते हैं, बॉडी शेप इनका स्ट्रांग होता है ना। नो रेगुलर आर्मीज़, अब जो है ना उस समय जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ना, जो क्लाइंट्स थे वो बहुत स्मॉल थे। आपने देखिए हम बात कहाँ की कर रहे हैं अभी, ये हम इधर की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या थे, छोटे छोटे ट्राइबल क्लाइंट्स थे इस तरह से। तो ये क्या करते थे, ये यज्ञ भी करते थे। उसके अलावा ये जो बैटल में जाते थे ना, इनकी कोई फिक्स आर्मी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि भाई इन सब ने ना कोई आर्मी बना रखी हो कि परमानेंट और उसके अकॉर्डिंग ही वो बैटल पे जाते थे, ऐसा नहीं था। इनमें से कुछ जो भी उस समय जिसके पास में पावर होती थी, जो ज़्यादा स्किलफुल होता था, जो ज़्यादा स्ट्रांग होता था, वो कुछ असेंबल करते थे दूसरे लोगों को, और फिर वो दूसरी ट्राइब्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाते थे। तो उनकी कोई परमानेंट रेगुलर आर्मी नहीं थी, बट देयर वर assemblies where people met and discussed matters of war and peace।
पीस के बारे में भी बात की गई है। अब देखो हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध ही लड़े जाते थे, कई बार क्या होता था समझौते भी हो जाते थे दोनों के बीच में। सो शांति के लिए और युद्ध के लिए वो लोग क्या करते थे, असेंबलीज करते थे जहाँ पे जो लोग हैं वो मिलते थे और इस तरह से डिस्कस करते थे भाई हमें कहाँ लड़ाई करनी है, अब कहाँ नेक्स्ट हमने अटैक करना है और किसके साथ हमें ट्रीटी करनी है, किसके साथ हमें शांति वार्ता करनी है। सो इस तरह से वो कर लेते थे मैनेज। They also choose leaders who were often brave and skillful। अब देखो लीडर्स कौन होंगे, जो ब्रेव होगा, जो स्किलफुल होगा, जो आपके बैटल में आपको जीत दिला सके, ऐसे ही तो लीडर्स बनाएंगे ना। तो वो अपना लीडर खुद चूज़ करते थे। ऐसा नहीं था कि एक जो राजा बन गया उसका बेटा भी राजा बनेगा, कबीले के नेता का बेटा, सब कुछ वो आगे से आगे वैसे बनते जाएंगे, ऐसा नहीं था। एक सिस्टम था कि जो स्ट्रांग होगा, जिसमें स्किल्स होंगी, वो ही लीडर बनेगा और वही हमें जो बैटल है उसमें लीड करेगा। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा इस चैप्टर में हमें ये भी देखना है कि कुछ जो लोग थे ना उनके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए हैं। मीन्स जो पावरफुल होगा उसको क्या बोलेंगे, जो आम जो हमारी कम्युनिटी है, पीपल है, उसको क्या वर्ड बोलेंगे, अगर कोई जो यज्ञ करवाता है, प्रिस्ट है, उसको क्या बोलेंगे। सो इस तरह से कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो लोगों के बारे में हमें बताते हैं। सो पीपल हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये किस आधार पे ये वर्ड्स बनाए, उनके वर्क के आधार पे। लैंग्वेज, जिस तरह की लैंग्वेज वो बोलते थे। फैमिली, भाई उनकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, किस तरह की फैमिलीज़ है। कम्युनिटी के अकॉर्डिंग भी वो वर्ड्स तय करते थे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, भाई वो कहाँ के हैं, मान लो वो कोई जैसे हमने बात किया था भारत के बारे में, हम जो भारत नाम लेते हैं वो किसके लिए भारत वर्ड यूज फॉर द पीपल ग्रुप who lived in नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट। सो जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उन लोगों के समूह के लिए हमने भारत वर्ड यूज़ किया था ना। सो इस तरह से प्लेस ऑफ रेजिडेंस के टर्म पे भी हम लोगों ने वर्ड्स लिए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द कल्चरल ट्रेडिशन, है ना, कल्चरल जो ट्रेडिशन होती है, किस तरह की वो रिचुअल्स को, कस्टम्स को फॉलो करते हैं, उस अकॉर्डिंग भी उनके लिए हमने शब्द, जो वैदिक संस्कृति है उसमें हमने शब्द देखे हैं। अब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। तो अगर हम बात करें कि दो तरह से वर्क मेनली काम कौन करते थे, लीडर्स करते थे, और लीडर्स के लिए जो प्रेज थे वो कौन करते थे, प्रिस्ट करते थे, है ना। तो अब हम दोनों के बारे में बात करेंगे। एक तो था राजा। अब आप राजा सुनते ही आप सोचते होंगे हाँ वो वाला राजा जिसने एकदम क्राउन वाउन पहना हो गोल्ड का। ऐसा नहीं था, उस समय इतना पावरफुल राजा नहीं थे। राजा चेंज होते रहते थे अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, है ना। और उनकी कोई फिक्स आर्मी भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई राजधानी बनाई हो, इस क्षेत्र के प्रमुख राजा ये हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं था। राजा इतने थे, बस वो लीडर्स थे, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप्स भी नहीं थे, अभी तो ट्राइबल ग्रुप्स थे। इतनी बड़ी कोई कम्युनिटी के ऊपर भी उन्हें लीड नहीं करना आता था, उन्हें सिर्फ अपने ट्राइबल ग्रुप के ऊपर लीड करना आता था। तो हमने राजा वर्ड यूज़ किया है। दीज किंग्स वर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो ये जो राजा थे ना, ये जो दीज किंग्स हैं, ये जो राजा हैं, ये डिफरेंट होते थे आज के राजाओं से। दे नीदर हैड बिग कैपिटल्स, मैंने अभी बात की ना, उनके पास में कोई बड़ी राजधानियाँ नहीं होती थी। एंड पैलेसेस, ऐसा नहीं था कि वो कोई महलों में रहते होंगे, वो भी उन्हीं समुदाय के साथ ही रहते थे, उन्हीं ग्रुप्स में रहते थे। नॉट डिड दे हैव एनी आर्मी, और उनके पास में कोई रेगुलर परमानेंट आर्मी भी नहीं थी। नॉट डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, और ऐसा भी नहीं था कि वो अपने जो जनता है उनसे कोई टैक्स लेते होंगे कि भाई मैं आपके लिए युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं था। क्योंकि वो युद्ध जो लड़ते थे वो एक ग्रुप में लड़ते थे ना, तो बस लीड करने के लिए एक राजा बना देते थे कि भाई हाँ आज इस ग्रुप के आप लीडर हो, सो हम आपको राजा नियुक्त करते हैं। दूसरी बात अगर हम करें अकॉर्डिंग टू द वर्क, नेक्स्ट ग्रुप इज द प्राइस्ट, है ना। तो प्रिस्ट क्या होते थे, दे वर समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण। आपने ब्राह्मण सुने होंगे ना। ब्राह्मण्स का काम क्या था उस समय अकॉर्डिंग टू द वैदिक संस्कृति, देयर वर्क वाज टू परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ यज्ञास एंड रिचुअल्स। जो भी यज्ञास होते थे राजाओं के लिए और देवी देवताओं को, गॉड एंड गॉडेस को खुश करने के लिए, तो उन्हें कौन परफॉर्म करता था, उन्हें ये प्रिस्ट परफॉर्म करते थे, और प्रिस्ट को हमने ब्राह्मण्स भी बोला है। अब अगर हम बात करें टर्म फॉर द पब्लिक और होल कम्युनिटी, अब जो पब्लिक है, जो होल कम्युनिटी है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किए गए थे, तो उनके लिए वर्ड यूज़ किए गए थे जन और विश, ठीक है ना। तो जना वर्ड एंड विश वर्ड यूज़ किए गए थे किसके लिए, पब्लिक के लिए और होल कम्युनिटी के लिए। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, द नेम्स ऑफ जना एंड विश आर फाउंड इन ऋग्वेदा। और कुछ जो फेमस जो ग्रुप्स थे, कम्युनिटीज़ थी ना, उनके कुछ नेम हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। तो अब देख लेते हैं।
देखो, और जो आपने वैश्य के बारे में सुना होगा, वैष्णव के बारे में सुना होगा, सो विश्व से क्या बना है, वैश्य वर्ण भी बने हैं। तो इसी तरह से जो विश्व है, जना है, इनसे जना से आगे बाद में आप लेटर चैप्टर्स में आगे बढ़ोगे, महाजनपद के बारे में और जो दूसरे जनपद है, जन है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो अगर हम बात करें जो फेमस हैं, जो कुछ नाम दिए हुए हैं हमारे ऋग्वेद में कुछ जना एंड विशेष के, सो हम देख लेते हैं। पुरुजन और विश, भरतजन और विश, यदुजन और विश, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, आर्यस और दासेस एंड दासियों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आर्यस कौन थे, जिन्होंने, मैंने आपसे बात की थी ना, जो इंडस वैली डिक्लाइन के लिए एक रीज़न माना जाता है कि अटैक ऑफ आर्यस वाज द रीज़न ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो आर्य जो थे ना, इनके बारे में बहुत सारी कंट्रीज़ जो है ना, वो दावा करती कि भाई आर्यंस जो है हम थे। तो इस तरह से आर्यंस क्या थे, दे कंपोज द हिम्स, जिन्होंने हिम्स को, जो सूक्ताज है, उनको कंपोज किया, उन्हें हमें आर्य बोला। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दासेस, अपोनेंट्स ऑफ आर्यस, जो लीड करते हैं, जो युद्ध को जीतते हैं, उन्हें तो हमने आर्यस बोला। और जिन्हें उन्होंने जीत लिया, मीन्स अपोनेंट्स ऑफ आर्यस, जो दुश्मन थे ना आर्यस के, उन्हें हमने दास बना लिया। ठीक है। दे डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। भाई सेक्रीफाइसेस कौन परफॉर्म कर पाएगा, जिसके पास वेल्थ होगी, जिसके पास पावर होगी, वही तो सेक्रीफाइस परफॉर्म कर पाएंगे ना। अब आप तो दास बन गए तो आप सेक्रीफाइस तो दे ही नहीं सकते, आप क्या ऑफर करोगे गॉड एंड गॉडेस को। सो इसलिए सेक्रीफाइसेस कौन करते थे, जो लीडर्स होते थे, आर्यस होते थे, वो सेक्रीफाइसेस करते थे, और जो दास होते थे, दे डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो उनकी बहुत सारी अलग अलग भाषाएं भी होती थी। लेटर द टर्म दास एंड दासी केम टू द मीन स्लेव। सो अब जो दास, फीमेल अगर होती है तो उसे दासी बोला जाता था, और मेल जो होते थे उन्हें दास बोला जाता था। आगे चल के वे स्लेव्स में हम उन्हें पढ़ते हैं। सो दोज मैन एंड वीमेन हु वर कैप्चर्ड इन वॉर वी कॉल देम स्लेव्स। सो जिन्हें जीतते थे ना राजा, उन्हें हमने स्लेव्स बोला है। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑनर। भाई अब जो अटैकर्स है, अगर उसने लैंड ले लिया, उसने वहाँ के लोगों को जीत लिया, वहाँ की कैटल्स पे उसका हक हो गया, तो अब तो वो वहाँ की ऑनर हो गए ना, उस लैंड के, उस रिवर के, उस वाटर सोर्स के, उन लोगों के, सबके वो राजा बन गए। तो अब क्या होते थे, वो ऑनर बन जाते थे और फिर वो उनसे अपने मनचाहा काम करवाते थे। दे हैव टू डू एवरीथिंग। किनको, जो स्लेव्स है ना, स्लेव्स हैव टू डू एवरीथिंग वॉट एवर देयर ओनर्स वांटेड। जो भी काम वो बोलेंगे ना, भाई जो भी काम है, आप मेरे लिए जो हमारे कैटल्स को पास्चर्स में लेके जाइए, आप हमारे लिए खाना बनाइए, जो भी कुछ काम है वो बोलते थे, तो उन्हें वो करना होता था। ऋग्वेद वॉज कंपोज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हमने ये भी पढ़ा है कि जो ऋग्वेद है वो कहाँ कंपोज हुआ था, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट एरियाज़ में। सो अभी तक जो स्टोरी थी, जो हमें बुक्स बताती हैं, बुक्स ये नहीं कि जो अभी की बुक्स है, जो ऋग्वेद और जो वेद हमें बताते हैं, जो ये वैदिक संस्कृति हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कहाँ हमने देखी, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पर इसके पैरेलल ही अदर एरियाज़ में भी डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं। तो देयर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर। तो जो साउथ का जो हमारा पार्ट है ना, उसके बारे में हमें कौन बताएगा, उसके बारे में हमें बताएंगी बरियल्स। सो एंड वी विल टॉक अबाउट बरियल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आप अभी तक समझ चुके होंगे कि हमने क्या देखा। हमने देखा जो डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसके बाद में कुछ छोटे ट्राइबल लाइन्स और ग्रुप्स इन्वॉल्व हुए, और उन्होंने फिर एक वेद और वेदास की जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसका स्टार्ट होता है वहाँ से। और अब हम पढ़ेंगे बुरियल साइट्स के बारे में। हमने पढ़ा था पहले भी, पैलियोलिथिक साइट्स और मेसोलिथिक साइट, स्टोन एज के उस दौरान भी हमने पढ़ा था। चैप्टर नंबर 3 में भी हमने देखा था सम बुरियल साइट्स के बारे में। सो वी विल टॉक अबाउट दीज इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज़। गुड डे माय डियर्स।